बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, राजकुमार सिंह जी हैं और समीर चौगांवकर जी हैं। अब खबर अभी बहुत सारी खबरें हमारे पास हैं। बंगाल में क्या हो रहा है, राज्यसभा का उपचुनाव होने वाला है, एथेनॉल विवाद में अरविंद केजरीवाल जी कूद गए, अग्निवीर पॉलिसी में क्या बदलाव होने जा रहा है, सारी बातें करेंगे। पहले आपको ममता जी की खबर बता देते हैं। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में एक बहुत ही दुर्दांत, मतलब बहुत ही दुखदायी कहना चाहिए, एक अपराध हुआ है। एक 11-12 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और फिर उसकी हत्या, बोरे में उसकी लाश मिली। और इसके बाद से वहां पर अब इस पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। ममता जी ने कल एक कैंडल मार्च निकाला इस घटना को लेकर के, उसकी तस्वीर आप पहले देख लीजिए। और उन्होंने आरोप लगाया कि वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन उनको पुलिस ने रोका। हमने कल तस्वीरें भी दिखाई थी, उनके घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल परसों रात से ही जो है वो तैनात कर दिया गया था। इस बीच आज चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी खुद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए बरुईपुर जाएंगे। फोन पर वो बच्ची के पिता से बात कर चुके हैं। ये शनिवार की वारदात है। 13 साल की उम्र की बच्ची थी जिसके साथ ये दरिंदगी हुई। अब वो अपनी एक सहेली के लिए, अपनी फ्रेंड के लिए, वो उसका जन्मदिन था, उसके लिए केक लेने के लिए जा रही थी। तो रास्ते में से उसको कुछ लोगों ने किडनैप किया, फिर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और बाद में उसको तालाब में फेंक दिया गया। लड़की की बॉडी जब मिली और उसमें यह बात भी सामने आई कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है, तो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। उन्होंने शव को रोड पर रखकर रोड जाम की, रेलवे ट्रैक को जाम करने की कोशिश की गई, कुछ पुलिस की गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। ये सब कुछ हुआ है वहाँ पर। अब इसमें बात क्या है कि इसमें एक कम्युनल एंगल भी सामने आ रहा है, लेकिन चूंकि इसकी बहुत रिपोर्टिंग नहीं हुई है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कह नहीं सकता। लेकिन शुभेंदु अधिकारी ने भी ये आरोप लगाया कि इसमें कम्युनल पॉलिटिक्स ना करे तृणमूल कांग्रेस। अब ये कम्युनल एंगल है तो इसका मतलब ये है कि आई एम नॉट श्योर बच्ची एक धर्म से है और आरोपी एक धर्म से है। कौन सा किस धर्म से मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है, मैं इसलिए बोल नहीं रहा हूं। लेकिन ऐसा कोई एंगल इसके अंदर है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर वरना ये बात कहते नहीं। तो ये इसमें लिंचिंग भी हुई एक आरोपी की। एक 40 साल के आदमी को गांव के लोगों ने समझा कि ये आरोपी हैं, उन्हीं में दोषियों में से एक है, उसको पीट पीट के मार डाला गया। तस्वीरें आप उस इलाके की तस्वीरें देख रहे हैं। आप लोगों में बड़ी नाराजगी इस बात को लेकर के है। अब ममता बनर्जी को एक मुद्दा मिला है और भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव कंट्रोल करने के चक्कर में है, इसलिए चीफ मिनिस्टर वहां पर खुद जा रहे हैं। क्या बताया जा रहा है, ये शायद बच्ची की तस्वीर है जाते हुए की, सीसीटीवी फुटेज है एक मिली है जिसमें वो जाती हुई दिखाई दे रही, छोटी सी बच्ची है, छोटी उम्र की। तो इस पर सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल, उन्होंने ममता बनर्जी की इस पर राजनीति को लेकर कुछ कहा है, सुनिए। 15 साल तो जाने का टाइम नहीं मिला ममता बनर्जी को। 15 साल तो बहुत घटना हुआ ममता बनर्जी। 15 साल इंटू 365 डेज इंटू 12 इंटू 60 मिनट्स, हर मिनट में बलात्कार हुआ। आपको तो टाइम नहीं मिला। आपको तो छोड़िए, आपका तो मंत्री लोग, आपका विधायक सांसद को जाने का भी टाइम नहीं मिला। हाँ, टाइम मिला था, मणिपुर जाने का टाइम मिला था, उन्नाव जाने का टाइम मिला था, हाथरस जाने का टाइम मिला था। बंगाल को जो महिला लोग धर्षण हुए थे, बच्ची जाने का टाइम नहीं मिला। अग्निमित्रा पॉल कह रही दूसरे राज्यों में जाने का समय तो ममता जी के पास हमेशा रहा है। बंगाल में किसी ऐसी घटना पर पहली बार ममता जी सड़क पर उतरी हुई दिखाई देती है। उनका कहना है कि राजनीति कर रही हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये शुभेंदु सरकार का पहला बड़ा टेस्ट है लॉ एंड ऑर्डर का। सर समीर जी, क्योंकि जैसे मैंने कहा वहां पर रेलवे ट्रैक बाधित करने का काम, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाने का काम, पुलिस वाले घायल भी हुए हैं पत्थरबाजी वगैरह में, वो सब कुछ हो चुका है और मामला बड़ा सेंसिटिव है क्योंकि बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या का मामला है। बहुत बड़ा मामला और बहुत मतलब हैवानियत की गई उस बेटे के साथ। मतलब वो जिंदा थी, जब उसको छोड़ा उसको फिर उन्होंने बोरे के अंदर जिंदा पैक किया और उस बोरे को उन्होंने तालाब में फेंका। वो पानी और दम घुटने से उसकी मृत्यु हुई, लड़की जिंदा थी। तो इतना हैवानियत जिस राक्षस ने किया उसको तो मुझे लगता है कि अब तक पकड़ के पुलिस को एनकाउंटर कर देना चाहिए था। किसी भी स्थिति में वो राक्षस बचने नहीं चाहिए। उनका घर पे बुलडोजर चले, जो हो सकता हो। लेकिन अब शुभेंदु चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हम इनके लिए कैपिटल फांसी की सजा मांगेंगे। नहीं, आप एनकाउंटर कीजिए ना, फांसी की सजा मांगोगे, आप गिरफ्तार करोगे, कोर्ट में दोगे, सबूत होता है, नहीं होता है, बरी होता है, फांसी की सजा दोगे। आजकल जल्लाद कहाँ मिलते हैं? कितने लोग हैं कि फांसी की सजा हो गई, ये जल्लाद नहीं है तो सालों साल सजा नहीं होती है। तो इस मामले में मुझे लगता है कोई रहम नहीं होना चाहिए, तत्काल उनको पकड़ा जाए और फास्ट ट्रैक में चला के उनको गोली मारकर उनको खत्म किया जाए मामले को लेकर। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी के लिए एक बड़ी चुनौती है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये बंगाल में ममता का शासन है, उनके लोग चल रहे हैं। गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के पास है, आप मुख्यमंत्री पास है, पूर्ण बहुमत की सरकार आपके पास है, विपक्ष विहीन बंगाल इस समय हो चुका है, आपके पास पूरी सत्ता है। अब लॉ एंड ऑर्डर की ओर आप ध्यान दीजिए और पूरी तरीके से बंगाल में इस तरीके से जो हिमायत करने वाले लोग हैं उनको चुन चुन कर बंगाल से बाहर कीजिए, सजा दिलवाइए। ये घटना नहीं, और भी घटना बंगाल के अंदर
खबर है कि इस तरीके से घटनाएं वहां पर शुरू हो चुकी है। तो अब मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी का लॉ एंड ऑर्डर मुझे लग रहा है परीक्षा की ममता जी के राज में दो बातें हमने हमेशा प्रॉब्लमेटिक पाई हैं जब तक उनका जो बातें आती थी। एक की लॉ एंड ऑर्डर की ऐसे परिस्थितियां समय समय पर उत्पन्न होती थी, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। क्राइम पूरी तरीके से तो कोई राज्य नहीं खत्म कर पाया, कोई देश दुनिया का नहीं खत्म कर पाया, लेकिन आप उसको हैंडल कैसे करते हैं सवाल इस बात पर होता है। तो ममता जी पर यह रहा कि वो भी लिपापोती करने के ज्यादा प्रयास करती थी, चाहे आरजी कर वाला मामला हो या कोई मामला। इस मामले में शुभेंदु अधिकारी दोनों बातें कह रहे हैं। पहले वो कह रहे हैं कि इस पर कम्युनल पॉलिटिक्स ना हो, दूसरा वो कह रहे हैं कि हम जो आरोपियों को पकड़ेंगे और इनको फांसी की सजा की मांग करेंगे, और तीसरी बात, जिस आदमी की मॉब लिंचिंग हुई है उस पर भी उन्होंने कहा है कि यह भी हम नहीं होने देंगे कि मॉबोक्रेसी या भीड़ तंत्र जो है उसको हम छूट दे दें, ऐसा भी नहीं होने देंगे। देखिए, समीर जी का गुस्सा जायज़ है और हम सब का उतना ही गुस्सा है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि ये वाली लाइन अगली बार बोलने से पहले सोचिए कि उसको खोज के गोली मार दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई अपराधी है, कोई लड़ रहा है, कोई पुलिस पर गोली चला रहा है, तो उसका एनकाउंटर उन परिस्थितियों में होता है, उस पर बात हो सकती है। उसने जघन्य अपराध किया है, बर्बर निशंस काम किया है, और उसका सीधा सा एक लाइन का है कि उसको पकड़ा जाए और फांसी की सजा दिलाई जाए, जो राज्य सरकार भारतीय न्याय संहिता के दायरे में करेगी। शुभेंदु अधिकारी के लिए चुनौती इसलिए है क्योंकि ऐसी ही छोटी छोटी घटनाएं मिलकर वो कई बार बड़ी होती हैं। अच्छा उसका पहलू, अच्छा शब्द नहीं कहना चाहिए, अच्छा पहलू यह है कि मुख्यमंत्री पहले दिन से एक्टिव हैं। कोई ऐसा सरकार का व्यक्ति नहीं है जो इस पर कोई ऐसी लीपापोती जैसी या ऊटपटांग बातें कर रहा हो, बयानबाजी दे रहा हो कि क्यों शाम को निकली, क्यों दोपहर में निकली, जो ममता बनर्जी के समय में होता था। और एक बात और समझना पड़ेगा, बंगाल सचमुच बड़ा विचित्र हो गया है भाई। हम लोग ये मतलब जनगण मन और वंदे मातरम की भूमि पर इस तरह की चीजें लगातार लोगों की आदत में हो गई है। ठीक है, आपने ठीक कहा, कोई भी अपराध नहीं रोक सकता, लेकिन ऐसे अपराध करने का मतलब कई बार लगता है ना कि वहां शायद लोगों को ऐसे आदत हो गई या क्या हो गया है कि वो हत्या कर देंगे, दुष्कर्म कर देंगे, किसी को फांसी पे लटका देंगे खुद ही। इन सब को शुभेंदु अधिकारी को ठीक करना है, और एक उदाहरण इस वाले मामले में प्रस्तुत होना चाहिए। अब ये मामला कितना गंभीर है तो आप इसे समझ जाइए कि चीफ मिनिस्टर खुद परिवार से बात कर रहे हैं और अब मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, जो ममता बनर्जी करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पाई। मेरे ख्याल से तो वो वहां तक नहीं जा पाई, बोरीपुर तक वो नहीं गई है। कैंडल मार्च उन्होंने निकाल दिया था, तो चीफ मिनिस्टर उनसे एक कदम आगे दिखना चाहते हैं कि मैं पहले पहुंचा परिवार के पास। अभी अग्निमित्रा पॉल को तो आप सुन ही रहे थे कि ममता जी को कब फुर्सत रही। नहीं, अब अग्निमित्रा जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए सही में ये अग्नि परीक्षा है और बड़ा मामला है कि इस पर कैसे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। मैं तो कह रहा एनकाउंटर के खिलाफ हमेशा ही रहता हूँ, किसी भी तरह के एनकाउंटर के, और कानून व्यवस्था है उसमें जो सज़ा होगी, फांसी होगी, जो भी होगा वो होना चाहिए। उसके लिए सरकार फास्ट ट्रैक पर आए और उसको काम करे। ये भी बात ठीक है शुभेंदु जी की कि इसके लिए आप रिलीजन को, कम्युनल उसको ना बनाएं, उससे बल्कि वो केस ही वीक होता है कई बार कि यदि आप पॉलिटिक्स उस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं। हालांकि वैसे इससे उल्टा मामला होता तो शायद शुभेंदु जी ऐसा नहीं कहते, लेकिन जो मोबोक्रेसी है ना वो इम्पॉर्टेंट बात है। मोबोक्रेसी की बात शुभेंदु जी कर रहे हैं, मोबोक्रेसी की बात तो शुभेंदु जी को पहले दिन करनी थी जब से ये अंडे फेंकने की बात हुई। वो धीरे धीरे बढ़ता है ना, लोगों का गुस्सा, लोगों की आदतें ऐसे ही बदलती। मतलब मैं ये नहीं कह रहा, कोई कहेगा कि नहीं वो तो बिल्कुल अलग बात है, ये अलग बात है, लेकिन आप सड़कों पर जब इस तरह से छूट देने लगते हैं तो वो कहीं ना कहीं पहुंचती है। इसलिए उस पर ज्यादा काम करने की भी उतनी सख्ती होनी चाहिए, उतनी सख्ती होनी चाहिए गुनहगारों के साथ। बिल्कुल, जिन्होंने उसकी लिंचिंग की है एक आदमी की, उनके खिलाफ भी सख्त, उनके खिलाफ भी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए। अब थोड़ा सा एक लाइन तो बोलना जरूर, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी, लेकिन इन दोनों घटना को मत जोड़िए भाई। मैं कई बार आग्रह करता हूं कि अंडा फेंकना, वो प्रतिकार, जिसकी लिंचिंग करके एक आदमी को मारा गया, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, उसमें तो कर रहे हो आप, वो बात उसमें कोई, लेकिन ये अंडा फेंकना या वो सब जो, और उस पे भी एफआईआर हुए, उस पे भी गिरफ्तारियां हुई। आगे खबर बंगाल से ही, थोड़ी राजनीतिक खबर यह है कि बंगाल में 3 राज्यसभा चुनाव, उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 3 सीटें तृणमूल सांसदों के इस्तीफे से ही खाली हुई हैं। टीएमसी के सांसद सुखेंदु शेखर रॉय ने पहले इस्तीफा दिया था, प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया, सुष्मिता देव ने इस्तीफा दिया। ममता बनर्जी के 80 में से 60 विधायक चले गए थे, अलग गुट बना लिया था। अब ये 3 सांसद जो हैं ये जाहिर है कि बीजेपी के टिकट पर लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे, क्योंकि असेंबली में बीजेपी के पास 114 विधायक हैं और 3 सीट जीतने के बाद, माफ कीजिएगा 114 सांसद राज्यसभा में हैं बीजेपी के, तो वो आसानी से असेंबली में बहुमत है तो जिता लेंगे, 200 से ज़्यादा विधायक हैं उसके पास। और राज्यसभा में बीजेपी का अपना आंकड़ा पहुंच जाएगा 117 और एनडीए पहुंच जाएगा 155।
बीजेपी अपने दम पर बहुमत से 6 कदम पीछे रह जाएगी मात्र, और एनडीए राज्यसभा में 2/3 बहुमत से केवल 9 कम रह जाएगी। और ये 3-4 दशक के बाद ऐसा हो रहा है कि कोई एक सिंगल एक पार्टी राज्यसभा में बहुमत पर पहुंचे, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत का मतलब है अधिकांश देश में आपकी सरकारें होनी चाहिए, तो वहां वो पहुंच गई। लंबे समय तक होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे नहीं होता। अब मुझे लगता है बीजेपी के लिए एक जिसको कहना चाहिए मुंह मांगी मुराद वाला है। एक तो आपने बताया कि बहुत लंबे अरसे बाद ऐसा होगा किसी पार्टी का बहुमत हो राज्यसभा में। दूसरा, जो 2-3 विधेयकों की हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं, उनको पारित कराने के लिए भी आपको 2/3 बहुमत की जरूरत है, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। तो उस दिशा में बीजेपी बढ़ रही है। जहाँ तक पश्चिम बंगाल के 3 सांसदों का सवाल है, जिस तरह का प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला विधानसभा चुनाव में, उसके चलते उनकी जीत की कोई डाउट है नहीं। लड़ेंगे भी वही लोग जिन्होंने इस्तीफा दिया, जाहिर है उस आश्वासन के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया होगा। अदरवाइज तो हमारे यहाँ नेताओं में नैतिकता इतनी जल्दी जागती नहीं है, तभी जागी होगी जब आश्वासन मिला होगा। तो कुल मिलाकर के, और जहाँ तक पश्चिम बंगाल की आपने दूसरी बात कही ना, कानून व्यवस्था में इसलिए कह रहा हूँ कि ममता बनर्जी के खिलाफ 2 बातें मुख्य तौर पर गई। लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें महिला विरोधी अपराध बड़ा मुद्दा था। दूसरा, भ्रष्टाचार, जिसमें कट मनी, एक्सटॉर्शन, वो सारी चीज़ें थी। तो उन चीज़ों को शुभेंदु सरकार को अपनी टॉप प्रायोरिटी में रखना पड़ेगा। सुशासन के 2 महत्वपूर्ण आयाम है, बाकी चीज़ें धीरे धीरे डिलीवरी सिस्टम में आती रहेंगी। सर अगली खबर पर बढ़ते हैं। इथेनॉल विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इथेनॉल मतलब जिसको आजकल E20 विवाद भी कहा जा रहा है, मतलब पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रित करके अब वही पेट्रोल अवेलेबल है सब जगहों पर। 1 अप्रैल 2026 से E20 पेट्रोल को इजाजत दे दी गई है, और इंपॉर्टेंट ये डेट इसीलिए है कि इस डेट के बाद भारत में तमाम पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल ही मिल रहा है, और कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा। E10, E5, E15 कुछ नहीं, सीधा E20, और E0 भी नहीं। मतलब प्योर पेट्रोल शायद कुछ एक पंपों पर अवेलेबल होता है, वो महंगा भी होता है, लेकिन E20 पेट्रोल ही सब जगह पर मिल रहा है। विवाद हुआ, लोगों ने शिकायतें की कि हमारी माइलेज कम हो रही है, गाड़ी में दिक्कत आ रही है। तो उसके बाद सरकार ने इस पर सफाई भी दी। गडकरी जी बोले, गडकरी जी के बाद पेट्रोलियम मंत्री भी बोले, उन्होंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं होती है, इससे तो परफॉर्मेंस बल्कि बेटर हो जाती है। हाँ, माइलेज में 2-4% की गिरावट होती है। कार कंपनियों को मीडिया के सामने रखा गया, उन्होंने कहा कि कोई नुकसान नहीं होगा, E20 कंप्लाइंट है अब सारी गाड़ियाँ। हालांकि E20 2023 से पहले की गाड़ियाँ E20 कंप्लाइंट नहीं है, और आज की तारीख में अधिकांश गाड़ियाँ, जाहिर है वो 3 साल में कितनी गाड़ियां बिकी होंगी, तो ज़्यादातर जो 90% से ज़्यादा गाड़ियां हैं वो तो E20 कंप्लाइंट नहीं थी। फिर भी कार कंपनियों ने कहा कि उन गाड़ियों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो E10 के लिए तो लायक तो वो थी, तो E20 भी वो चला लेंगी। अब अरविंद केजरीवाल जी इस विषय में उन्होंने भी मौका देखा है। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा है कि मामला मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब मैं कार कंपनियों से पूछूंगा कि अब आप बताइए कि ये गाड़ियां जो हैं, इनको कोई नुकसान हो रहा है इससे पेट्रोल से या नहीं। जो पब्लिक के लिए जो E20 जो अभी चल रहा है, सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये कंपनियां कहती हैं कि E20 इस्तेमाल कर लो, E10 में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन कंपनियों ने झूठ बोला। इन तीनों कंपनियों ने, मारुति सुजुकी, टोयोटा किर्लोस्कर और हीरो मोटरकॉर्प। मैं इन तीनों को पूछना चाहता हूं कि अपने कस्टमर को धोखा मत दो, अपने कस्टमर से झूठ मत बोलो। सरकारें आती जाती रहती हैं, वैसे भी ये सरकार अब ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। कस्टमर इज द किंग। अगर लोगों ने तुम्हारा माल खरीदना बंद कर दिया, उसके बाद कहां जाओगे? और अगले हफ्ते मैं प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखूंगा कि प्रधानमंत्री जी, आपके इस मिस एडवेंचर का नुकसान जनता क्यों भुगते? आप ये बता दो कि अगर हमारी माइलेज कम होती है तो हर्जाना आपकी सरकार देगी कि कंपनी देगी? अगर हमारी गाड़ी का इंजन खराब होता है, फ्यूल सिस्टम खराब होता है, तो हर्जाना तो देखो देना पड़ेगा। ये केजरीवाल जी ये विषय उठा रहे हैं, ठीक है, उनको उठाना चाहिए, लेकिन बात तो है कि तो लोग गाड़ी तो खरीदना बंद नहीं कर देंगे। गाड़ियां तो यही कंपनियां बनाएंगी। लोग पेट्रोल भी, गाड़ी खरीदेंगे तो पेट्रोल भी खरीदेंगे। पेट्रोल भी यही सरकार बेच रही है, और वही पेट्रोल बेच रही है जो वो चाहती है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि क्या कस्टमर के पास, कंज्यूमर के पास ये चॉइस होना चाहिए कि नहीं, मैं E10 पेट्रोल खरीदूंगा, मैं E20 खरीदूंगा, या मैं शुद्ध पेट्रोल खरीदूंगा। ये मेरे पास इसका राइट हो या ना हो। सरकार का विषय ये है कि मुझे तेल का आयात कम करना है, इसलिए भारत में एथेनॉल बना करके उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जितना मिक्स कर सकते हैं उतना हम मिक्स करते हैं। अच्छा, इसका टारगेट 2030 तक का था, इसको 4 साल पहले अचीव कर लिया गया E20 को, वरना E20 तक पहुंचने का जो रोड मैप था वो 2030 पर खत्म होता। अब एक रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट 2021 में जब ये सारी बातें हो रही थी, ये टारगेट 2021 में तय किया गया था 2030 का,
उस वक्त आज जो एसोसिएशन ये कह रही है कि गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं है, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इन्होंने उस वक्त ये कहा था कि E20 पर जब पहुंचो तो E10 की भी उपलब्धता रखना। मतलब आज की तारीख में अगर E20 कंप्लाइंट आपने E20 20% मिश्रण कर दिया तो 10% मिश्रण वाला तेल भी अवेलेबल रखना, कि जो गाड़ियां E20 कंपैटिबल नहीं है उनको वो E10 पेट्रोल मिल पाए। लेकिन अब देश में केवल E20 पेट्रोल मिल रहा है। झगड़ा केवल इतना है। अब ओडिशा के पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन का मैं बयान देख रहा था, आपको दिखाता हूं। उन्होंने मांग की है कि भाई विचार कीजिए। क्यों? क्योंकि लोगों की गाड़ी में दिक्कत आती है इस पेट्रोल से, फिर वो झंझट करने हमारे पेट्रोल पंप पे आते हैं कि आपने मेरे को खराब पेट्रोल दिया। जो पब्लिक के लिए जो E20 जो अभी चल है, उसके जो डीलर लोग जो फेस कर रहा है, उसका जो प्रॉब्लम है, वो उसको अभी सरकार को हम निवेदन करते हैं, उनको पुनर्विचार के लिए हम बोलेंगे कि इंडिया को छोड़कर बाहर में सब 10% है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये इंडिया में ओनली 20% है। उसके लिए जो गाड़ी हमारा जो इंडिया में जो गाड़ी आ रहा है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। गाड़ी जो BS6 है, गाड़ी उस हिसाब से इंडिया में वो बनाया नहीं, जिसके लिए अभी हम लोग का प्रॉब्लम होता है। जो गाड़ी किसी का कार्बोरेटर जाम हो जाता है, किसी का बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। अब सर किसकी माने? सरकार तो कह रही है कोई नुकसान नहीं होता, तेल कंपनी पेट्रोल कार कंपनियां भी सामने आ गई, सरकार के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर सरकार ये कह रही है कि E20 से कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी के अंदर, और अगर जनता शिकायत कर रही है, जनता के अंदर भ्रम की स्थिति है, दूसरे दलों के राजनेता इसको इश्यू बना रहे हैं, अरविंद केजरीवाल इसको इश्यू बना रहा है, दूसरे तमाम विपक्षी दल इसको इश्यू बना रहे हैं, तो यह घर घर की कहानी है ना। हर घर के अंदर गाड़ी है, कोई 2 व्हीलर पर घूमता है, कोई 4 व्हीलर पर घूमता है, और मध्यम वर्गीय और लोअर मध्यम वर्गीय की बड़ी क्लास है जो 2 व्हीलर पर घूमते हैं, और जिनके लिए तो बिल्कुल माइलेज बहुत महत्व का रखता है कि कितनी गाड़ियां चलाते हैं। वो लोग अगर सफर करेंगे और किसी और कारण से अगर वो ठिकरा सरकार पे फोड़े कि सरकार ने E20 का अरेंजमेंट किया है, सरकार ये व्यवस्था भी कर दे कि भाई प्योर पेट्रोल भी आपको मिलेगा, लेकिन उसकी कीमतें बढ़ा दें, मुझे लगता है उसमें 15 रुपये आप ज़्यादा लो, तो फिर आपने E20 लेगा, जिसको लगेगा कि प्योर पेट्रोल मुझे महंगे में देना है, वो वहाँ पर शिफ्ट होगा। आप सिर्फ थोप दोगे E20 में, और जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कि E10 के लिए भी कहा गया था उसका अरेंजमेंट करना चाहिए। जनता में अगर भ्रम बना रहा है, जनता ये मान के चली कि भाई वो मैकेनिक ने कह दिया कि साहब E20 का आपकी गाड़ी ऐसा है ना, अब वो कितने लोग हैं जिनको प्रॉब्लम आ रही है? गाड़ी तो मैं भी रोज चला रहा हूँ, मेरी गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आ रही, लेकिन अब मुझे ऐसा आदमी मिल रहा है जो कह रहा है लगातार चलते रहेगी तो आपने यही मांगे चलता है गाड़ी में कुछ खराब हो रही है तो E20 से हो रहा है, माइलेज कम हो रहा है तो E20 से हो रहा है। आपकी गाड़ी कब की है? नहीं, पुरानी गाड़ी भी है। अच्छा, पुरानी गाड़ी, मैंने एक गाड़ी इस साल खरीदी है, लेकिन एक गाड़ी मेरे पास पुरानी भी है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम क्योंकि नहीं है। देखिए असली मुश्किल क्या है कि इन सारी संस्थाओं ने 2020 में ये कहा था कि ऐसा होगा तो मुश्किल आएगी, E20 के साथ E10 दीजिए, और असली बात पर चर्चा ही नहीं हो रही। जब इस रिपोर्ट में कहा था कि आपकी होस पाइप, आपकी रबड़, आपकी जितनी ऐसी चीजें हैं वो खराब हो सकती हैं, एक रिपोर्ट तो यहां तक कहती है कि BS6 में भी लगातार अगर ये तेल पड़ेगा तो उसमें कुछ समय दिक्कत हो सकती है। और एक जो सबसे बड़ा सवाल बार बार मैं पूछ रहा हूं, हम जिस आयात को कम करने के लिए कर रहे हैं, एथेनॉल, लंबे समय तक क्या ये ठीक है? ये नहीं बताया जाता कि कुछ देशों ने उसको विड्रॉ। आपकी मांग क्या है? E10 भी अवेलेबल हो, यही है ना मांग? नहीं, मेरी तो मांग एक पहले स्टडी तो हो कि ये सही है कि गलत, आप जबरी थोपे जा रहे हैं। सबसे पहले आपकी गाड़ियां उसके लिए कंप्लायंस होनी चाहिए। अगर आपने उसको 4 साल एडवांस भी कर लिया, अच्छी बात है कि वो लक्ष्य आप पहले प्राप्त कर रहे हैं, तैयारी की क्या आपने? ठीक। और दूसरा विकल्प क्या है? 2023 के पहले की गाड़ियां किस पर चलेंगी? अगर नहीं पर चलेंगी तो नुकसान होगा। पहले तैयारी पूरी करते और उसके बाद बढ़ते इस पर आगे। सर, समय इतनी इजाजत दे रहा, बहुत धन्यवाद। त्रिपाठी जी, राजकुमार जी, विजय जी, समीर जी, बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर मिलेंगे 1 बजे कहानी कुर्सी की में।